गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है किरण प्रकाशीय 9 चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास, उसमें अपवर्तन का एप्लीकेशन है। अपवर्तन के उदाहरण से संबंधित है। यानी ये किसी वस्तु को यदि सघन माध्यम में रख दिया जाए और उसको विरल माध्यम से देखा जाए तो वो वस्तु जो होती है वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठकर दिखती है। यदि कोई वस्तु है उसको सघन माध्यम में रखा जाए, मान लो जल में रख दो और उधर बाहर वायु माध्यम से देखेंगे तो वास्तव में वो जहाँ पर वस्तु होगी उससे थोड़ा अपनी जगह से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। और इसका कारण होता है अपवर्तन। जैसे एक छड़ है और उस एक सीधी छड़ है, उस सीधी छड़ का कुछ भाग पानी में डुबा दिया जाए तो जितना भाग पानी में डूबा रहेगा वहाँ से वो टेढ़ा दिखता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। तालाब की तली ऊपर उठी ही दिखाई देती है। गिलास में पानी भरकर एक सिक्का तो उसमें तली में डाल देंगे तो जितनी गहराई पर होगा थोड़ा लगेगा उसके ऊपर है, तली में ऊपर दिखे वो आभास होगी। ठीक है ना। तो ये सब किसके वजह होता है? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये बताना है कि जैसे कोई वस्तु सघन माध्यम में विरल माध्यम से देखेंगे तो वास्तविक से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो वास्तविक उसकी कितनी गहराई है और आभासी कितनी गहराई है, उनके बीच संबंध, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ठीक है ना। तो यानी वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध है, या कि तीनों में कह दिया जाए कि वास्तविक गहराई आभासी गहराई अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है ना। यदि वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध पूछेगा तो भी उसके साथ अपवर्तनांक वाला टर्म आएगा ही। ठीक है ना। अपवर्तनांक से ही संबंधित होगा वो। ठीक है ना। तो वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध, तो आज का यही टॉपिक है जो कि अपवर्तन के उदाहरण में है। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी बात समझ में आएगी, और जो भी कुछ बातें हैं उसको पीछे लेक्चर में देख लेंगे तब और क्लियर होगा। और यदि आप इसी को डायरेक्ट समझते हैं तो थोड़ा टफ हो सकता है, और यदि आप पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा कि कब हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, कब प्री बोर्ड का क्वेश्चन बताया, कब हाफ ईयरली का बताया, कौन क्वेश्चन कब हम वीडियो में बना देते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो टॉपिक है वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध। इसका जो प्रश्न है वो ये है, म्यू बराबर एच डैश अपान, यानी म्यू बराबर एच अपान एच डैश, ये म्यू बराबर एच अपान एच डैश, ये एच क्या है? अब वास्तविक गहराई, और एच डैश क्या है? आभासी गहराई। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है ये पहले सुन लो। इसको जानने के लिए आपको ये आना चाहिए कि ए म्यू जी इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर। यदि लाइट ऐसे है, ये आई है, ये आर है, ये एयर है और ये ग्लास है, तो ए म्यू जी बराबर इतना। ठीक। और ये आना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये भी आपको आना चाहिए। यानी इसकी भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ठीक।
ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है। ठीक, और ये पता होना चाहिए कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये सब का सब पीछे वाले लेक्चर में सब कुछ बताया जा चुका है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहो, कोई चैप्टर पढ़ना चाहो, तो उसके स्टार्ट से पढ़ो। कभी भी किसी चैप्टर को यदि पढ़ना तो स्टार्ट से, तभी बात समझ में आएगी। क्योंकि इसको जब हम पढ़ाएंगे तो इस सब की ज़रूरत है। अब हम इसमें इसको बताने के बजाय तो पीछे जो वीडियो बना उसको आप देख लो। अब ये तो है नहीं कि उसको हम इसमें बताएं, ठीक है ना, उसका सब पीछे बना हुआ है। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध में बराबर ऐसा पाने से डैश, ये एक उत्क्रमणीयता होता है। ए म्यू डब्लू इक्वल टू 1/W म्यू ए, या कि W म्यू ए इक्वल टू 1/A म्यू W, ये इसको उत्क्रमणीयता बोलते हैं। उत्क्रमणीयता से ये होता है। किससे होता है? उत्क्रमणीयता। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध, इसके लिए देखिए, ये मान लीजिए इधर क्या है, वाटर है, इधर क्या है, ये वाटर, ठीक है। इधर ये क्या है, वाटर, और इधर क्या है, एयर, वायु। यहाँ कोई वस्तु एक ठो रखी है पी, यहाँ एक वस्तु क्या है, पी है, ठीक है। एक वस्तु पी कहाँ रखी है, सघन माध्यम जल में रखी हुई है। कोई वस्तु पी है जो कहाँ है, सघन माध्यम जल में, और देखने वाला उसको कहाँ से देख रहा, विरल माध्यम वायु से। यहाँ से देखिए, ये चित्र को समझिए। पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, सुनना, ये सघन माध्यम जल है, ये विरल माध्यम वायु है। सघन माध्यम जल में कोई वस्तु रखी है पी, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे चली तो सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। सघन से विरल में गई है तो अभिलंब से थोड़ी दूर हटी कि नहीं, ये अभिलंब था तो ऐसे हो गई ना। और दूसरी प्रकाश किरण लंबवत जा रही तो बिना विचलन के सीधे निकल गई। क्या हुआ, एक प्रकाश किरण पी से जब चली तो सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। दूसरी प्रकाश किरण जब लंबवत जाती है तो लंबवत जाने में कोई विचलन नहीं होता, तो ये सीधे निकल गई। तो ये अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है। ये दोनों क्या हैं, अपवर्तित किरणें हैं। इन दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाना शुरू किए, पीछे बढ़ाए तो ये आके यहाँ मिल गई। ये तो डैश डैश में इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पहले से कोई लाइन नहीं थी, और इसको पीछे बढ़ाते हैं तो उसी के ऊपर ऐसे ना आ रही है। और ये जहाँ पर दोनों मिल गई वहीं पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यानी पी डैश जो है वो पी का क्या है, प्रतिबिंब है। क्या कहा हमने, कोई वस्तु पी सघन माध्यम जल में स्थित है जिसे प्रेक्षक विरल माध्यम वायु से देख रहा है ना, जिसे प्रेक्षक विरल माध्यम वायु से देख रहा है। अब बिंदु पी से चलने वाली दो किरणें अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाए तो कहाँ मिल गई, पी डैश पर। इस प्रकार पी का आभासी प्रतिबिंब कौन हुआ, पी डैश हुआ,
ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, वास्तविक गहराई है, ये h है। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, h डैश है। O से P डैश तक h डैश है, और O से P तक जो है वो h है। ये है आपतन कोण, ये है आपतन कोण, और ये है अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण है तो ये भी R होगा संगत कोण से, और ये I है तो ये भी क्या होगा, I। नहीं समझ में आया, यहाँ से देखो, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये है I तो ये भी है I, ये I ये I एकांतर कोण से। और दूसरे में समझिए, ये है R, ये है R तो ये भी है R। ये I एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण। और ये R तो ये क्या है, संगत कोण। बात समझ रहे हैं, ये I तो ये भी I एकांतर कोण, ये R तो ये भी R संगत कोण, ठीक है। और P क्या है, वस्तु, P डैश क्या है, प्रतिबिंब। O से P तक क्या है, ये वास्तविक गहराई, और O से P डैश तक क्या है, आभासी गहराई, यमयन अभिलंब है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब लिखते हैं, देखना क्या कहेंगे। मान लेते हैं, मान लिया कोई वस्तु P सघन माध्यम जल में स्थित है। मान लिया कोई वस्तु P सघन माध्यम जल में स्थित है, जिसे प्रेक्षक विरल माध्यम वायु से देख रहा है। P का आभासी प्रतिबिंब P डैश है। कोण PQN बराबर I आपतन कोण, अकोण MQR बराबर R अपवर्तन कोण, ठीक है ना। अब यहीं पर PQN बराबर I आपतन कोण, MQR बराबर R अपवर्तन कोण। अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कि कोण OP डैश Q बराबर R बराबर कोण MQR संगत कोण से, अकोण OPQ बराबर I बराबर कोण PQN, ये एकांतर कोण से। संगत कोण से ये बराबर हैं, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर है, ये और ये एकांतर कोण से, ये और ये संगत कोण से। इतना भी ठीक है ना। अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, जल से वायु में जा रही है। प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, जल से वायु में। अब जब जल से वायु में जा रही है तो जल के सापेक्ष वायु का वर्तनांक, ठीक है ना। इसको इतना मिटा देते हैं। बिंदु Q पर
प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश कर रही है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक W म्यू A बराबर साइन I बटे साइन R। इसको A म्यू W लिख दें तो साइन R बटे साइन I। जल से वायु में गई है तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु का, जल के सापेक्ष वायु का साइन I अपान। लेकिन हमको अपवर्तनांक जो लेना है उसका लेना है जहाँ वस्तु है। तो कहाँ वस्तु है, कहाँ वस्तु है, जल में, तो जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ W म्यू A को हम A म्यू W लिखेंगे उत्क्रमणीयता से, तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे W म्यू A बराबर साइन I बटे साइन R है, अच्छे से देखना, W म्यू A बराबर साइन I बटे साइन R, तो इसको जब A म्यू W कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया। ठीक है ना। अब देखना R किस कोण त्रिभुज में आ रहा है, OP' में, OP' में R है, OP' में R है, तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन, है ना। OP' में साइन R बराबर लंब बटे कर्ण। त्रिभुज OP' में साइन R बराबर OQ अपान P' तथा त्रिभुज OPQ में साइन I बराबर OQ अपान PQ। OP' में R और OPQ में I, OP' में R, OPQ में I, लंब दोनों में वही है। साइन I व साइन R का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। A म्यू W बराबर साइन R का मान OQ अपान P' अपान OQ अपान PQ, ये इससे कट गया। तो A म्यू W बराबर, ये OQ है, OQ कट गया, तो ये PQ अपान P', समीकरण नंबर 2। कहाँ पहुँच गए, A म्यू W इक्वल टू PQ अपान P'। ठीक है। अब देखिए, बात को समझो, O और Q बहुत पास पास दिख रहे हैं, है ना। भले अभी दूर है, पर यदि हम O और Q को बहुत पास मान लें, यदि O और Q बहुत पास पास हों तो हम Q के जगह पर O लिख देंगे। बात को सुनो, ये O है, ये Q है। यदि I R का मान और कम हो, I R का मान और कम हो, तो Q और O कहाँ आ जाएंगे, और पास हो जाएंगे, और पास, है ना। O और Q बहुत पास होते नहीं, चित्र में दिखाया गया है इतना दूर, है ना। यदि O और Q अत्यंत पास पास हो तो Q के बदले में हम क्या लिख देंगे, O लिख देंगे। ठीक है ना। देखना, यदि O और Q अत्यंत समीप में हो तो O और Q अत्यंत समीप में हो तो PQ को
लगभग हम PO लिख देंगे, अब P' को लगभग हम लिख देंगे P'। ये इसको ये चिन्ह है लगभग बराबर का चिन्ह है, ये किसका? लगभग बराबर। PQ लगभग बराबर है PO के, और P' लगभग बराबर है P' के। तो समीकरण 2 से A म्यू W बराबर PO बटे P'। अब PO किसका मान है? PO किसका मान है? POH, तो ये हो गया H। अब P'O क्या है? H'। A म्यू W बराबर, या इसी को लिख दो म्यू बराबर H बटे H'। ठीक है, A म्यू W को म्यू लिख दिए, है ना। जबकि ये म्यू जो है अब वर्तनांक है, तो किसी का किसी के सापेक्ष या वर्तनांक होगा, ठीक है ना। तो म्यू बराबर H बटे H' हो गया। अब देखना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? वास्तविक गहराई, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? आभासी गहराई। इसी को क्या लिख दिया जाएगा? म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। H यानी वास्तविक गहराई, H' यानी आभासी गहराई, ठीक है ना। अब तो हम ये कह रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक वास्तविक गहराई, यहाँ से यहाँ तक आभासी गहराई, इसको क्या कहेंगे? आभासी विस्थापन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इस वाले को आभासी विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन किसको? इतने को, P', ठीक है। तो देखना, अब आभासी विस्थापन H लिख देते हैं, तो ये आभासी विस्थापन P' इक्वल टू OP माइनस OP', OP माइनस OP', और इसको H लिखते हैं। ये H है और ये H' है। अब H बराबर H माइनस H' को क्या कह सकते हो? H अपान म्यू। म्यू बराबर H अपान H' है, तो H' इक्वल टू H अपान म्यू नहीं हो जाएगा? म्यू बराबर H अपान H', तो H' बराबर H बटे म्यू, तो यहाँ H बराबर H कामन 1 माइनस 1 अपान म्यू। ये इसी को कोई कोई D लिख देता है। आभासी विस्थापन को D भी लिखा रहता है, H ना लिख करके D, आभासी विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ तीनों में डिफरेंस है, याद रखना। यहाँ से यहाँ तक वास्तविक गहराई, यहाँ से यहाँ तक आभासी गहराई, और यहाँ से यहाँ तक आभासी विस्थापन, ठीक है ना। ये सब किसकी वजह से हुआ है? अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। यानी सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से जब देखा जाता है तो वह वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और इसका वजह है अपवर्तन। ये फार्मूला जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें 3-4 राशियां हैं, है ना। म्यू है, H है, H', ये म्यू H और आभासी विस्थापन, ये ठीक है ना। कहीं कहीं आभासी विस्थापन को कैपिटल D स्मॉल d लिखा रहता है, बताए दे रहे हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, बड़े कंपटीशन एग्जाम तक में पूछ दिए जाते हैं। पर ये जरूर ध्यान देना, आभासी विस्थापन यानी ये आभासी गहराई ये है, आभासी विस्थापन ये है,
वास्तविक गहराई ये है, अंतर है। आभासी विस्थापन मतलब प्रारंभिक स्थिति से कितना ऊपर उठा है ना। अब आभासी गहराई का मतलब है कि ऊपर से वो कितनी गहराई पर वो दिख रहा है, जबकि वास्तव में है वो यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। थैंक यू।